हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एग्रीफाई स्टडी। एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अभी जो हमारा आईसीआर है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, उसके द्वारा किसानों की आय को डबल करने के लिए कुछ स्ट्रेटजीज़ एंड जो भी प्लान्स हैं वो बनाए गए हैं। तो उन्होंने स्टेट वाइज हर एक स्टेट का अलग अलग प्लान्स एंड स्ट्रेटजीज़ और वहाँ की प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं उनके हिसाब से स्ट्रेटजी बनाई हुई हैं। और उन्होंने हर एक स्टेट के हिसाब से, ठीक है, हर फसल की क्या क्या कमी है, वहाँ पर उसकी प्रोडक्टिविटी लो होने की वो सारे पॉइंट्स उन्होंने जो है एक्सप्लेन किए हैं अपने पीडीएफ या फिर अपना जो उन्होंने परफॉर्मा बनाया है उसके अंदर। तो आज मैं उत्तर प्रदेश के बारे में बात करूंगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जो पर यूनिट प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप्स है वो बहुत ज़्यादा लो है। तो उसके लो होने के क्या क्या कारण हैं वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। उसी को लेकर के आईसीआर ने जो स्ट्रेटजी या फिर जो प्लान बनाए हुए हैं वो कुछ ही समय में जो है लागू हो जाएंगे, जिससे कि किसानों की आय जो है वो डबल होगी अगर वो उनकी स्ट्रेटजी को अपनाते हैं। तो सबसे पहले आज मैं बात करूंगा उत्तर प्रदेश में राइस क्रॉप के बारे में, कि जो उत्तर प्रदेश में धान है उसकी पैदावार कम होने के क्या क्या कारण हैं और क्यों किसान को पर यूनिट प्रोडक्टिविटी जो है अपने क्रॉप की वो कम मिलती है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले पॉइंट की बात करता हूँ धान में। तो उसमें है कंटिन्यूस यूज ऑफ ट्रेडिशनल वेराइटीज़, कि जो हमारे किसान भाई हैं वो क्या करते हैं कि लगातार कुछ जो ट्रेडिशनल वेराइटीज़ हैं, जो पुरानी वेराइटीज़ हैं, उन्हीं को वो अपने खेत में बार बार जो है ग्रो करते हैं, जिससे उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो पर यूनिट एरिया बहुत कम होती है। एंड अगला पॉइंट है यहाँ पर लैक ऑफ अवेयरनेस एमोंग फार्मर्स अबाउट हाई यील्डिंग वेराइटीज़ हाइब्रिड स्पेशली इन अपलैंड, रेनफेड, लोलैंड एंड डीप वाटर एरियाज़। कहने का मतलब है यहाँ पर जो किसान हैं उनके बीच में जानकारी कम है कुछ अधिक उपज देने वाली वैरायटीज़ को लेकर के, ठीक है, अधिक उपज देने वाली प्रजाति हैं उनको लेकर के किसानों में जो जानकारी है वो बहुत कम है। और अगर मैं बात करता हूँ कुछ हाइब्रिड्स वैरायटीज़ की, तो हाइब्रिड वैरायटीज़ और जो हाई यील्डिंग वैरायटीज़ होती हैं वो आपको अपलैंड के हिसाब से अलग वैरायटीज़ मिलेंगी, रेनफेड एरिया है तो वहाँ के लिए अलग वैरायटीज़ होंगी, एंड लोलैंड एरिया है तो वहाँ के लिए अलग आपको हाई यील्डिंग वैरायटीज़ देखने के लिए मिल जाएंगी। एंड अगर आप बात करते हैं डीप वाटर एरियाज़ की, जहाँ पर जो पानी का जल भराव है बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ के लिए अलग अलग प्रजाति जो है बनाई गई हैं। तो किसान क्या करता है कि उन सारी वैरायटियों को अवॉइड करता है एंड न्यू वैरायटी को अपने खेत में ग्रो करता है, जो कि ट्रेडिशनल उसके पहले से ग्रो करता चला आ रहा है, ठीक है। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है कि हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे पास पुरानी वैरायटीज़ होती हैं उन्हीं को हम अपने खेत में ग्रो करते हैं, एंड उससे हमारी जो प्रोडक्शन है वो हमारे खेत का कम होता है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर दूसरे पॉइंट की। तो यहाँ पर देखिए दूसरा पॉइंट जो है वो यहाँ पर पुअर प्लांट पॉपुलेशंस इन केस ऑफ डायरेक्ट सीडिंग रिजल्टिंग इन अनइवन जर्मिनेशन, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि जो हम क्या करते हैं कि एक पुअर प्लांट पॉपुलेशन का मतलब है कि जैसे अगर मैं बात करता हूँ धान की 1 वर्ग मीटर में, ठीक है, तो 1 वर्ग मीटर में जो पौधे या जो हिल्स होनी चाहिए वो 25 से 30 हिल्स होनी चाहिए, एंड उसमें जो पर यूनिट पर हिल्स में जो पौधे होने चाहिए वो कम से कम 50 पौधे होने चाहिए। तो उस डिस्टेंस से हमें पौधों को लगाना चाहिए, लेकिन किसान क्या करते हैं वो उसे कहीं कहीं क्या करेंगे कि बहुत ज़्यादा मतलब उसकी जो 2 पौधों के बीच की दूरी है उसे कम कर देते हैं, एंड कोई किसान क्या करता है बहुत ज़्यादा कर देता है। तो उन्हें एक जो ऑप्टिमम जो प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस रखनी चाहिए वो उन्हें नहीं पता है, इसलिए क्या होता है कि उनकी जो प्रोडक्शन है वो पर यूनिट एरिया जो है बहुत ज़्यादा कम होता है, ठीक है। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं तीसरे पॉइंट की। तो तीसरा पॉइंट यहाँ पर आ जाता है आयरन एंड जिंक डिफिशियंसी इन लो रेनफॉल रीजन्स एंड डिजीज़ आउटब्रेक particularly sheath blight and bacterial leaf blight and also खैरा disease due to जिंक डिफिशियंसी। अब क्या करते हैं कि मोस्टली किसानों का जब खेत रहता है वहाँ पर वो लोग क्या करते हैं कि अपनी जो सॉइल है उसकी सही से मिट्टी की जांच नहीं करवाते हैं सीजन वाइज। तो उनके खेत में क्या रहता है कि आयरन एंड जिंक की कमी हो जाती है, और उसमें क्या रहता है कि बहुत सारे डिजीज़ होने के चांसेस रहते हैं। जैसे कि हमारा एक शीथ विलाइट डिजीज़ होता है जो कि एक फंगस के थ्रू रहता है, ठीक है। शीथ विलाइट जो डिजीज़ है वो हो जाता है, एंड बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट डिजीज़ भी हो जाता है, ठीक है, जो कि एक बैक्टीरिया के द्वारा होता है। तो ये सारे डिजीज़ होने के चांसेस रहते हैं, एंड स्पेशली अगर जिंक और आयरन की कमी रहती है तो वहाँ पर खैरा डिजीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिससे कि हमारी जो फसल है उसमें लॉस हो जाता है। एंड
जो हमारा प्रोडक्शन है वो पर यूनिट एरिया बहुत कम होता है। ठीक है, एंड मैं बात करता हूँ अगले पॉइंट्स की, तो वो है यहाँ पर इनएडिक्वेट एरिया कवरेज अंडर इम्प्रूव्ड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज़। इसमें क्या है कि बहुत ही कम एरिया है जो कि इम्प्रूव्ड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज़ को यूज करके वहाँ पर प्रोडक्शन किया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे कोई SRI मेथड जो सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन रहता है, उसको बहुत ही कम लोग यूज करते हैं, इसीलिए भी जो हमारा प्रोडक्शन है वो राइस का पर यूनिट एरिया कम रहता है। ठीक है, एंड बात करता हूँ यहाँ पर हैवी इन्फेस्टेशन ऑफ बीड्स एंड इंसेक्ट पेस्ट सच एज ब्लास्ट एंड ब्राउन स्पॉट्स एंड पुअर अटेंशन टू बर्ड्स इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। तो यहाँ पर क्या होता है कि बहुत हैवी इन्फेस्टेशन हो जाता है, जैसे कि खरपतवारों का, एंड बहुत सारे इंसेक्ट्स लगते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक आपका लेप्टोराइजा एक्टा हो गया जो कि गंदी कीट होता है। ठीक है, एंड बहुत सारे कीट्स एंड पेस्ट आपके जो फसल रहती है उसमें लग जाते हैं। ठीक है, गंदी बग हो गया, तो ये सारे जो कीट्स हैं वो लगते हैं, तो उनके लिए क्या है, एंड बहुत सारे डिजीज़ भी हो जाते हैं जैसे कि ब्राउन स्पॉट है, एंड तो इनके बारे में क्या है कि किसान एक प्रॉपर तरीके से जो इसका इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट है वो नहीं कर पाते हैं, एंड अच्छी दवा का उपयोग नहीं करते हैं, जिससे भी उनका जो फसल लॉस है वो बहुत ज़्यादा होता है, एंड जो प्रोडक्शन है वो पर यूनिट एरिया कम हो जाता है। ठीक है, एंड यहाँ पर देखिए सबमर्ज एंड फ्लैश फ्लड इन राइस पर्टिकुलरली इन ईस्टर्न रीजन में क्या होता है कि एक जल भराव के कारण भी वहाँ पर जो हमारा धान है उसका जो प्रोडक्शन है वो कम होता है, एंड अकरेंस ऑफ ड्राई स्पेल्स ड्यूरिंग ग्रोथ पीरियड, एंड जो कुछ ड्राई स्पेल्स आ जाते हैं ग्रोथ पीरियड में क्रॉप्स के, तो वो भी जो प्रोडक्शन है उसको कम कर देते हैं। अब ड्राई स्पेल्स की मैं बात करता हूँ, तो जिसमें कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके दो सिंचाइयों के बीच का जो समय है वो है 15 डेज़, अब वो 15 से लेकर के 30 या 35 या फिर 45 डेज़ का अगर डिफरेंस हो गया तो उसी के लिए हम ड्राई स्पेल्स बोल देते हैं। ठीक है, चाहे आप कहीं से पानी ना लगा पाए या फिर बारिश नहीं हुई, तो वो डिपेंड करता है यहाँ पर ड्राई स्पेल्स, तो वो भी क्या होता है कि हमारी जो क्रॉप ग्रोथ रहती है उसको कम कर देते हैं, एंड जब क्रॉप की ग्रोथ कम होगी तो ऑब्वियसली जो उसका प्रोडक्शन है वो भी कम हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये सारी जो पॉइंट्स हैं ये ICR ने खुद ऑब्जर्व किए हैं ऑन द बेसिस ऑफ लोकलाइज्ड जा करके। ठीक है, उन्होंने वहाँ पर इसके लिए वो किया है, इन्हें नोट आउट किया है, एंड इसके लिए उन्होंने एक स्ट्रेटजीज़ एंड प्लान भी बनाए हैं कि इसको हम कैसे किसानों को अवेयर करा सकते हैं, कैसे हम जो उनकी सॉइल है उसकी जांच करने के लिए प्रॉपर तरीके से किसानों की सॉइल की जांच हो, एंड कैसे किसान को अवेयर किया जाए कि वो न्यू टेक्नोलॉजीज़ एंड हाई यील्डिंग वैराइटीज़ को यूज करके हाई प्रोडक्शन ले एंड अपनी जो इनकम है उसको डबल कर सके। तो फ्रेंड्स ICR ने एक बहुत ही कदम उठाया है, तो इसके लिए सभी किसान भाई जो है मिलकर के साथ दें, तो हम जो हमारा इनकम डबलिंग का जो हमारा एम है या जो हम प्रोग्राम चला रहे हैं जो ICR के द्वारा, वो बहुत ही जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ ये वीडियो सभी को पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पढ़ते रहो, बढ़ते रहो।